जागो भारत माँ के बेटों, अब देश बचाना ही होगा, दिल्ली के कुछ गुंडों को दूर भगाना ही होगा। ऐसे तेज आवाज, ऐसे तेजस्वी आवाज के जो धनी पूरे देश में, जिनकी गूंज इस समय हर व्यक्ति के जुबान पर है, ऐसी आवाज आज हमारे साथ हैं, ऐसे व्यक्तित्व हमारे साथ हैं। जी हाँ, मैं स्वागत करता हूं एमपी लाइव न्यूज में। मैं अंकित गौतम और आज हमारे साथ हैं ऐसे तेजस्वी, ऐसे कवि जो पूरे भारतवर्ष में अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं। उस खुदरंग व्यक्तित्व से मैं आपसे रूबरू करवाता हूं। मैं स्वागत करता हूं शशिकांत यादव जी आज हमारे बीच में। नमस्कार। शशिकांत यादव जी, आप पहली बार सिद्धभूमि सीधीधरा में उपस्थित हुए हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं एमपी लाइव न्यूज के माध्यम से। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप सोनांचल महोत्सव में उपस्थित हुए हैं। इस उपस्थिति में आपका अनुभव कैसा है? मैं सोनांचल महोत्सव में पहली बार आया हूं, लेकिन सीधी में कई बार आया हूं। प्रॉपर सीधी में भी आया हूं और सीधी जिले में तो मैं कई जगह आया हूं। सीधी 4-5 बार आ चुका हूं और बहुत अच्छा, इस क्षेत्र में आते हैं तो बड़ी आत्मीयता है, लोगों की कविता के प्रति अनुराग है, कवियों के प्रति प्रेम है। और व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग भी कवियों को और कविता को प्यार करते हैं। राजनीति में काम करने वाले लोगों की भी कविता में रुझान है, तो इस क्षेत्र में विंध्य में आके थोड़ा अच्छा लगता है। अगर विधा की ओर हम रुख करें तो लगभग 35 वर्षों से आप बिल्कुल पैर जमाए हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के देवास जिले के आप हैं और हमारे मध्य प्रदेश के खुदरंग कहे जाते हैं। खुदरंग का मतलब ये होता है कि जो अपने आप में अलग हो, जिनका वर्चस्व अलग हो, ऐसे खुदरंग व्यक्तित्व तो हमारे बीच में है। ये 35 वर्षों का सफर, जहां अबोध बालक अपनी सूझबूझ को भी अच्छी तरह से सोच नहीं पाता है, ऐसे में आपने कलम उठा लिया और देश को अपनी कलम की ताकत से बदलने की कोशिश की है। वो सफर और अब तक के सफर में आप में व्यवधानों के बीच आपकी क्या कैसी विचारधारा रही, कैसा व्यक्तित्व रहा? देखिए, मैं 12 साल की उम्र में कविता के क्षेत्र में आया था। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या जब 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी, उस हत्या ने मुझे बहुत आंदोलित किया अंदर से। चूँकि मेरा संघ परिवार था, मैं आरएसएस के परिवार से हूँ, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या ने मुझे बहुत आंदोलित किया और मैंने कविता लिखी। उसी समय हिंदी बचाओ अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला वैदिक जी के नेतृत्व में, तो मुझे बालपन से उस आंदोलन में भाग लेने का अवसर मिला। गिरवर सिंह भंवर जी के माध्यम से मैं पहले कवि सम्मेलन से प्रोफेशनल कवि सम्मेलनों में कविता पाठ करने लगा। मुझे पहली बार, मुझे याद है, 50 रुपये पारिश्रमिक मिला था और आज 50,000 और उससे ज़्यादा भी ले लेते हैं। तो ये जो 35 वर्षों का सफ़र है, हमारे गुरुदेव ने समझाया था कि कविता स्वाभाविकता है, कविता साधना है, कविता कवि बनने से नहीं होता है, कवि होना पड़ता है। और कवि होने के लिए और अपने अंदर के कवि को बनाए रखने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, उस संघर्ष को हम बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं, साबकोई से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, किसी भी प्रकार के अन्य प्रपंच में ना पड़ते हुए कविता को साधना के रूप में जीने का प्रयास करते हैं। तो बस ये इसीलिए ये सफ़र यहाँ तक चल रहा है। और ये बात आपने अच्छी कही, हमारी कविताओं को इस बात का सौभाग्य मिला कि हमने सरकारों का परिवर्तन किया है, हमने विचारधारा को स्थापित करने में ऊर्जा लगाई है। हम इस देश की सनातनी परंपरा में और सर्वधर्म समभाव में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हमने उन चीज़ों को लाने में प्रयास किया है। आज दिल्ली में जो पंक्ति आपने शुरू में पढ़ी कि कुछ गुंडों को दिल्ली से दूर भगाना ही होगा, तो आप देख रहे हैं पिछले 7 वर्षों से दिल्ली में जो लोग काबिज हैं, उन लोगों को लाने के लिए ये कविता लिखी गई थी और कविता सार्थक हुई है। शब्द ब्रह्म है, शब्द हमेशा सार्थक होता है और सफल होता है। बिल्कुल। कबीर जो इस विधा के इस कुलगुरु माने जाते हैं और तुलसी कबीर के घराने से हैं आप, जिन्होंने देश को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए, स्थिति को बदलने के लिए कवि और साहित्य का निर्माण होता है। जब कलम की ताकत आती है तो वाकई में तलवार भी फीके पड़ जाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि जब भी सरकार फिसली है, जब भी प्रशासन फिसला है, तो अक्सर कवियों ने उसे संभाला है। आपने सरकार का नाम लिया, प्रशासन का नाम लिया, राजनीति का नाम लिया, तो मैं वर्तमान की राजनीति के बारे में टिप्पणी करना चाहूँगा। आप वर्तमान की राजनीति को अपनी नज़र से किस प्रकार देखते हैं? देखिए, हम किसी भी सरकार के चाटुकार या सरकार के भोंगे नहीं होते हैं। हम व्यवस्था को बनाने के लिए और व्यवस्था के खिलाफ अपनी बात रखते हैं। तो सरकार किसी भी झंडे की रहे, कवि हमेशा विपक्ष में होता है। अगर वो कवि है तो, जन कवि है तो हमने स्थायी विपक्ष होने की भूमिका की जिम्मेदारी ले रखी है।
हम शब्दों के शिल्पी हैं, भावों के महल बनाते हैं। हम पथराई पलकों पर भी सुंदर सपन सजाते हैं। हम सत्ता के चेहरों को बढ़कर दर्पण दिखलाते हैं। हम जनगण मन की पीड़ा अपने गीतों में गाते हैं। तो हम तो जन जन की पीड़ा गाने वाले लोग हैं। ये भी सरकार अगर कोई गलत काम करती है तो इनको भी ललकारते हैं। हमने अटल जी और श्रीमती इंदिरा गांधी मेरे जीवन के आदर्श रहे, लेकिन मैंने अटल जी के खिलाफ भी जब कविता लिखने की बारी आई तो मैंने कविता लिखी है। राम जन्मभूमि के विषय में मैंने उस विचारधारा के खिलाफ कविता लिखी है जो राम के नाम पर वोट लेकर राजनीति में उभरे हो। जब राम को उन्होंने भुलाने की कोशिश की तो मैंने कविता लिखी, लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम जन्मभूमि पर शिलान्यास किया तो उनके समर्थन में भी कविता लिखी। तो कविता व्यवस्था के विरोध में होती है, किसी भी राजनीति के विरोध में नहीं होती है। और वर्तमान राजनीति का तो सबसे बड़ा जो इस समय पे संकट है कि विपक्ष का अभाव है। राजनीति तब चलेगी जब जितना अच्छा पक्ष होगा उससे ज़्यादा अच्छा विपक्ष होना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी और यूएनओ में उन्होंने प्रतिनिधि मंडल भेजा था तो उसका नेता बना के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने महसूस किया था कि पक्ष से ज़्यादा विपक्ष अच्छा है। आज नरेंद्र मोदी या कोई भी विचारधारा की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ये कोई काबिल तारीफ काम नहीं, उनकी जिम्मेदारी है करना। उनको जनता ने इस बात का वोट दिया है कि वो अच्छा काम करे, लेकिन उस अच्छे में भी जो कमी रह जाएगी उसको कौन इंगित करेगा? वो विपक्ष का अभाव है इस समय पर। वर्तमान की राजनीति का अगर ये जो कालखंड चल रहा है इसका अगर कोई दोष इतिहास में लिखा जाएगा तो वो ये कि हमारे पास एक अच्छा विपक्ष नहीं है। आप मूलतः मध्य प्रदेश से हैं, देवास से हैं। मैं जो उलटफेर लगातार पिछले 3 वर्षों से लगातार उलटफेर चल रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, इस पे आपका क्या विचार है? क्योंकि कभी जो प्रारंभ था वो कांग्रेस से था, फिर इसके बाद चीना चप्पी ही कह सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी पे हुआ। इसके बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः बहुमत के साथ अपना आधिपत्य जमा के बैठी है शासन में, राज्य में। तो इस पर आपकी विचारधारा कहाँ तक है? देखिए, ये तो टोटल राजनीतिक प्रश्न है आपका। इससे हम कवियों का क्या लेना देना है? अब नेता अपना निर्णय नहीं, देखिए क्या है कि जब भी शासन, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो व राज्य की सरकार हो, जब भी शासन फिसला है तो उसे चाहे अटल जी का जमाना हो, मैथिली शरण जी का जमाना हो, उसे हमेशा कवियों ने संभाला है। तो आज भी आप एक कवि का सबसे बड़ा दायित्व तो शासन समाज को आईना दिखाना होता है। आप ही की पंक्तियां थी कि आईना है हम साफ दिखाएंगे, जिसको हटना है हट जाए। तो ऐसे में आपकी क्या विचारधारा है? देखिए, सुबह के उजाले आई जी के साथ जो चले थे, नाश्ते पे पहुंचे तो बासपाई हो गए। सुबह के उजाले आई जी के साथ जो चले थे, नाश्ते पे पहुंचे तो बासपाई हो गए। भोज का आमंत्रण मिला जो लालू जी के घर से, मंत्री पद पाने को वे राजपाई हो गए। चाय पे मिले बिहार के ये कुछ गांधीवादी, समता के चक्कर में समताई हो गए। बरसों का बेर श्वान बिल्ली का भुला के, यहाँ राम के विरोधी राम के ही भाई हो गए। तो राजनीति में ये जो गिरावट है और विचारधारा का जो परिवर्तन है, व्यवस्था के अच्छी व्यवस्था के लिए अगर अपनी विचारधारा से ऊपर उठ के भी समर्थन करना पड़े तो वो अच्छा विषय है। लेकिन एकदम वैचारिक परिवर्तन कर लेना, धूप को छाँव बता देना, छाँव को धूप बता देना, रात को दिन कहना, दिन को रात कहना, ये तो थोड़ा सा अप्राकृतिक है। अब इसको सत्ता में काम करने वाले लोग, राजनीति में काम करने वाले लोग कैसे लेते हैं ये उनकी मजबूरी होगी। लेकिन हम तो जो सही है वो बात कहेंगे, जो अप्राकृतिक है वो अप्राकृतिक है। जो लोग अपनी अपनी एक विचारधारा, जैसा आज हमको कोई नहीं परिवर्तित कर सकता, हमसे भी वैचारिक मतभेद हैं, कवियों के भी हैं, तो हम उनकी विचारधारा का सम्मान करते हैं, वो हमारी विचारधारा का करते हैं। लेकिन हम कभी भी उनकी भाषा नहीं बोल सकते, वो कभी हमारी भाषा नहीं बोल सकते। तो ये तो अंतर रखना पड़ेगा। और वो इस समय पे आप सही कह रहे हैं, क्योंकि चूँकि आप भी हमारे खानदान के लोग हैं, पत्रकार और साहित्यकार कोई अलग अलग नहीं होते, एक ही माँ के बेटे हैं। तो मैं आपकी बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात में आपके साथ हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है, इतना मतांतर और इतना वो थोड़ा ठीक नहीं है। अंततः मैं चाहूँगा कि कुछ शब्द हमारे दर्शकों को MP लाइव न्यूज़ के माध्यम से, आप MP लाइव न्यूज़ के दर्शकों को क्या कहना चाहें? मैं MP लाइव के दर्शकों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि स्वयं के लिए जिएं, बहुत अच्छी बात है, परिवार के लिए जिएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा समय समाज के लिए भी निकालें, राष्ट्र के लिए भी निकालें। ये समाज और राष्ट्र हमारे परिवारों से मिलकर बनता है।
एक व्यक्ति परिवार बनाता है और परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र खड़ा होता है। निसंदेह भारत आज बहुत विरोधाभासों को इस समय पर झेल रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, लेकिन अगर परिवार हिंदुस्तान की कोई ताकत है तो वो है हमारी जनता, वो है हमारा परिवार। हम 130 करोड़ भारतीय बनकर, हम 130 करोड़ पारिवारिक सदस्य बनकर, जाति पंथ पार्टी विचारधारा के मतभेदों से ऊपर उठकर जब देश की बात आए तो केवल देश के रहें। क्योंकि मैंने कई वर्षों पहले लिखा था कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए, सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए, पर वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। आपके दिलों में हिंदुस्तान धड़कता रहे। हम 130 करोड़ भारतीय हैं, ये हमारा परिवार है, इस परिवार के दुख सुख हमारे हैं, तो इसकी भी थोड़ी सी चिंता करेंगे। थोड़ी थोड़ी चिंता सब करेंगे तो फिर सच में अच्छे दिन आ जाएंगे। केवल अच्छे दिन नारों से नहीं, अच्छे दिन अच्छा काम करने से आएंगे। और मैं इस समय देवास मध्य प्रदेश लाइव के जितने भी दर्शक हैं, MP लाइव न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी शुभचिंतक हैं, उनको बहुत शुभकामना देता हूँ। दीपावली गुजर चुकी है, उसकी शुभकामनाएं, नव वर्ष आने वाला है, उसकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आदरणीय शशिकांत यादव जी, जो कहते हैं कि मेरे हाथों में मेरी कलम दीजिए, उनकी तलवार में देखें है कितना दम, वंदे मातरम। ऐसी विचारधारा के कवि हमारे बीच में थे। मैं MP लाइव न्यूज के साथ अंचित गौतम, साथ में कैमरामैन नरेश।